फिर याद किया। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शिदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है। देखिए, आज इस शख्सियत को हम इस प्रोग्राम में लाए हैं मेहमान बनाकर, जो हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे। इतनी कदावर शख्सियत है, मैं क्या कहूँ। हालांकि कद से छोटे तो जरूर है, लेकिन ख्यालों से बहुत ही आला, किसी से कमतर नहीं है। वो बहुत ही बखूबी अपनी हर अदाकारी का सबूत पेश करते हैं। अपने कई सीरियल्स में, फिल्मों में, थिएटर्स में इन्होंने क्या धमाका मचा दिया था। आपको पता है, एक वक्त ऐसा था जब थिएटर में इनका कोई प्ले होता था तो इनके नाम से टिकटें बिका करती थी। जदोजहद के कई सारे मराहिल इन्होंने तय किए। कभी कभी दौर ऐसा भी देखा जब 15 दिनों तक इन्हें खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन हौसले हिम्मत को कभी पस्त नहीं होने दिया। हर एक के लिए ये इंस्पिरेशन है। इनसे हर एक कुछ ना कुछ सीख सकता है। हर एक अदाकार के लिए इनके जो बयानात है, इनके जो ख्यालात है, या इनकी जो कहानी है, मशाल राह है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं। हम आपकी मुलाकात आज दिल ने फिर याद किया में करवा रहे हैं उस एक बेहतरीन अदाकार से, जिन्होंने अपने बलबूते पर जो किया और जहां तक गए वो शायद कोई बड़ा सुपरस्टार भी नहीं कर सकता था। अपने आप में ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हमारी नजरों में बहुत ही आला है, नन अदर देन लिलीपुट जी, लिलीपुट फारूकी। लिलीपुट फारूकी आज हमारे साथ है मेरे गुफ्तगू। मैं अपनी बातों में लिलीपुट जी, लिलीपुट जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लिलीपुट जी, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर लीजिए। आपने तो हमें चौंका दिया था। हमें लग रहा था कि शायद हम किसी फिल्म के सेट पर हैं और आप हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, हम परेशान नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंटरटेन करते हैं। देखिए, आपके अंदर एक अलग तरह की खासियत है। आप जो करते हैं वो होता जाता है, और ये एक्टर बनने का कीड़ा आपके जहन में कब आया, कैसे आया? मुझे लगता है खुद ब खुद आया होगा। ऊपर वाले की देन होती है ना, कभी किसी के अंदर ऐसा हुनर वो लाता है जो अपने हुनर से हर एक का दिल जीतता है, और ये बचपन से ही रहा होगा। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, जिस तरह से आपने यहाँ अपनी हरकतें, अपने हाव भाव से शुरुआत में ही एंटरटेन किया, उसी तरह से जब 7 साल की उम्र के आप थे तो आगा हशर कश्मीरी की एक गजल आई गेस आपने सुनाई थी वहाँ पे, और ऐसे कुछ हरकतें की थी। तो उन हरकतों की वजह से लोगों को लगा, यार हमने किसी बहुत ही मंजे हुए एक्टर को देखा। तो वही आपको महसूस हुआ कि नहीं, आप एंटरटेनमेंट के लिए बने हुए हैं? जितने भी हुनर इंसानों में होते हैं, चाहे वो पेंटर हो, शायर हो, राइटर हो, एक्टर हो, वो गॉड गिफ्टेड होता है, ऊपर वाला दे करके चलाता है, क्योंकि उसे ही मालूम होता है कि इसका मुस्तकबिल क्या है, उसका भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो फितरत में वो कीड़ा डालते हैं। वो जो कीड़ा होता है, लिखने का कीड़ा या गाने का कीड़ा, ये फितरत में होता है। हमारे साथ था ये मामला कि चूँकि ऊपर वाले ने हमारी टांग बनाते वक्त थोड़ी कंजूसी कर डाली, क्योंकि उनको अमिताभ जी को सारी मिट्टी लगा दी थी उनके पैर में, तो उनका पैर लंबा हो गया, मेरा रह गया छोटा, घट गई मिट्टी। तो समाज ने जो बिहेवियर किया मेरे साथ, तो उस बिहेवियर से एक चीज़ जहन में जो बैठ गई कि मुझे भी इज्जत पानी है। अच्छा। अपनी कदर कीमत बनानी है। और एक्टर मैं अपने को मानता नहीं था, बहुत लेट माना है मैंने अभी एक्टर, क्योंकि मैंने नसीर भाई का एक इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पढ़ने में बहुत ज़ीरो था। तो जो पढ़ने में ज़ीरो होता है वो एक्टर बड़ा अच्छा होता है। अब नसीर भाई को देखो, तब से मैं अपने आप को एक्टर मानने लगा, क्योंकि मैं भी पढ़ने में ज़ीरो था। हाँ,
आपने कहा पढ़ने में जीरो थे, इसके अलावा भी आपके जो प्रिंसिपल थे स्कूल के वो बहुत पसंद करते थे आपको। हाँ। उन्हीं की बदौलत आप उस स्टेज पे आए थे। हाँ, उन्होंने ही रोते और उनको लग रहा था, कहीं महसूस तो हुआ था। मैं रो रहा हूँ भैया भैया कर रहा हूँ। हमारे भाई रास्ते में खो गए कहीं, और भगवान बाबू का घर था वहीं पे, हमारे प्रिंसिपल साहब का। उनका भांजा देखा कि रो रहा है तो लेके गए वो स्कूल, साइकिल पे बिठा के। तो प्रिंसिपल साहब सामने ही खड़े थे। अब मैं जाके रो रहा हूँ, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। बोले चल चल भाई तुम्हारा है जी, चल चल। और उसके ले जाके उन्होंने एक दाढ़ी लगवा दी, कोई प्लान ही नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। उसके सडनली धकेल दिया स्टेज पे, जाओ कुछ करके आओ। तो मैं आर्टिस्ट हूँ ये मुझे पहले नहीं पता चला, मेरे गुरु को पहले पता चला। ये गुरु होता है। हाँ, ये आपका बेसिक गुरु। तो वहाँ से जो है वो एक शुरुआत हुई। तो फिर स्कूल में कॉलेज में ड्रामे करता रहा मैं। ड्रामे तो आप करते रहे मुसलसल। खैर, आपने जदोजहद के कई मराहिल तय किए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया आगाज में ही कि आप हर एक उस बंदे के लिए इंस्पिरेशन है जिनको लगता है कि समाज ने उन्हें ठुकराया है। आप जिस तरह से पहले ही कह रहे थे कि समाज आपको हकीर नजरों से देखता था। हाँ, वो बड़ा ऐसा महसूस होता था कि भाई मैं कुछ कर गुजरूंगा तो जरूर, और एक ना एक दिन समाज को मेरे ऊपर फख्र महसूस होगा। अपनी नजरों में तो आपको फख्र था ही। शिव, मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने अपने आप को कभी एबनॉर्मल समझा ही नहीं। मैं अपने आप को इतना नॉर्मल समझता हूँ, इतना नॉर्मल समझता हूँ कि जब मैं खुद को शीशे में देखता हूँ तो नॉर्मल लोगों की तरह हंस देता हूँ कि अरे ये क्या चीज़ है। अपने आप में खुद एतमादी, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको यहाँ तक लेकर आई। मुझे लगता कि कोई ऐसा एक्टर रहा होगा जिसने इतने हंसते हंसते अपने इस जदोजहद के मराहिल को तय किया है। हंसते हंसते आपने सारे मराहिल तय किए हैं। कहीं ना कहीं आप में बात थी, वो बात लोगों तक पहुंच गई, और आपके अंदर एक ऐसा हुनर था जो किसी के अंदर नहीं था। ये सिर्फ महज एक किरदार प्ले करने की बात नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी के अनगिनत मुख्तलिफ किरदार प्ले किए हैं, और आपने टेलीविज़न पर भी किरदार प्ले किए हैं। जब थिएटर की बात आई वहाँ पे भी अलग अलग भिन्न से किरदार प्ले किए हैं। जब फिल्मों की बात आई वहाँ पे भी आप रुके नहीं है, टाइपकास्ट नहीं हुए आप। जबकि आप जैसे शख्स को, एक्टर को अक्सर और बेशतर इंडस्ट्री टाइपकास्ट करती है, बट आपको वो देखना नहीं पड़ा क्योंकि आपके अंदर हुनर तो था ही, एक्टर थे आप, साथ ही साथ एक लेखक भी थे आप। लेखक तो मजबूरी में बने हम। लेखक बेसिकली मैं हूँ नहीं, इम्प्रोवाइज़र हूँ मैं। सीन इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। अच्छा, आप इम्प्रोवाइजर कह रहे हैं अपने आप को। हाँ। देख भाई देख, जिसे हर एक बच्चा जिसे वाकिफ है आज भी, और कितना खूबसूरत आपने लिखा, और इतने अलग अलग कैरेक्टर्स आपने उसमें प्ले किए। कोई कर सकता है? नहीं तो ठीक और है। अलावा इसके चमत्कार फिल्म भी आपने लिखी। हाँ, तो हर तरह के चमत्कार आपने किए हैं। हालांकि ये जरूर है, मुझे कहना पड़ेगा कि आपको कभी अफसोस भी हुआ होगा क्रेडिट्स में नाम नहीं आया किन्हीं फिल्म में। महसूस नाम भी जो राइटर। हाँ, नहीं, वो चमत्कार में तो नाम आया था। कुछ कहानियाँ मेरी चोरी भी हो गई। हाँ, बड़ी बड़ी फिल्में बन गई उस पर। तो ऐसे हादसे हुए हैं हमारे साथ, लेकिन मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर मेरी कहानी चोरी हुई है तो इसका मतलब मैंने कुछ अच्छा लिखा था। हाँ, देखा आपने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी तलाशी। हाँ, तो जिसने भी किया, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो मेरे लिए खुशी की ही बात थी। हस्ती है कोई बड़ी इंडस्ट्री की? बड़ी बड़ी हस्ती, बड़ी फिल्म, बड़ा लेकिन नाम। कभी आपने फोन लगा के डांटा तो जरूर होगा। नहीं, आपने खामोशी इख्तियार की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे बल्कि प्रेस वालों ने कहा भी कि आप केस करेंगे, आप मुकदमा करेंगे। हम कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने सुनाया ही नहीं है इनको। मैं 10 साल से सुनाता आ रहा था। वो सब्जेक्ट मैंने 88 में लिखा था, जब टेररिज्म था भी नहीं। उस वक्त देशद्रोही वो होता था जो स्मगलिंग करता था जी। तो हमारा हीरो जो था वो स्मगलर था। तो हमारी कहानी की ले ली गई और बना भी दी गई, और उतनी हिट नहीं हुई।
लेकिन मेरी फिल्म की जो खूबसूरती थी वो मिसिंग थी उसमें फिल्म में। वो तो पता ही चलता है। खैर, लोग जो आपको कमेंट करते थे, कभी कभी बहुत बुरा फील होता था, लेकिन कभी आपने पलट कर जवाब दिया? मैं तो बहुत हाजिर जवाब एक्चुअली विभाग है आप। रहा हूँ मैं। कभी कोई इंसिडेंट याद आ रहा है आपको, चाहे बचपन में हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री में हो? हाँ, एक इंसिडेंट है मेरा जो मुझे अभी तक याद है, और जिसकी वजह से वो इंसिडेंट अगर नहीं होता तो शायद मैं कुछ नहीं करता। हुआ ये कि मुझे पैंट और टी शर्ट पहनने का बड़ा शौक़ था, और मेरा पैर जो था वो 14 बरस की एज में टेढ़ा हो गया था। तो बड़ा शौक़ था कि पैंट शर्ट पहनूं। तो ऑपरेशन के बाद मेरा पैर ठीक किया गया, सीधा हुआ। तो बड़े शौक़ से मैंने पैंट और टी शर्ट बनवाई और पहन के निकला। तो हमारे मामा की दुकान थी किताब की, उसके बगल में एक डॉक्टर की क्लिनिक था। तो उसका कंपाउंडर जो था वो बड़ा मतलब उसको बेबाक कहिए या आप जो नाम देना चाहें दे दें, मुझे देखते ही उसने कहा कि बहुत बदसूरत लग रहे हो, भद्दे लग रहे हो, ये क्या पहन के आ गए हो। तो वो कचोट गया दिल। हमने कहा अरे यार ये क्या हो गया। ऐसे भी लोग हमारे ज़माने में, तो हम जैसे लोगों का जीना बड़ा मुश्किल होता था। हमारे ज़माने में तो अंधों पे भी लोग हंसते थे, लंगड़ों पे भी लोग हंसते थे। अब तो काफ़ी समाज में सुधार आया है, बहुत बदलाव आया है। और लोगों को लगता है कि ये दुनिया जो है वो इमोशनलेस होती जा रही है, लेकिन मेरे लिए तो भाई इमोशन ज़्यादा है, क्योंकि अब लोग मुझे प्यार भी करते हैं और मुझे इज़्ज़त भी देते हैं, मेरा आदर भी करते हैं। तो उस वक्त मेरे उसी हमारी दुकान, मामा की दुकान के बगल में ही एक डॉक्टर के क्लिनिक और मेरी दुकान के बीच में बनिए की दुकान थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई जहर कहाँ मिलता है। ओह, मतलब इतने आपके दिल को ठेस पहुंची उस बात से। मतलब बहुत दिन से हंसी बर्दाश्त कर रहा था। सड़क पे चलता था तो बच्चे पीछे लग जाते थे, ये सब तमाशा होता था। इसका एक और खूबसूरत इंसिडेंट है, वो भी सुनाऊंगा। तो बनिए ने कहा कि हमारे पास तो नहीं है भाई। हम कहा तो मंगवा दोगे, हम दे देंगे पैसा। तो कहता ठीक है मंगवा देंगे, तब पैसे दीजिएगा। उसने जो है मेरे भाई को बता दिया कि आपके भाई साहब जो हैं वो जहर मांग रहे थे। फिर रात को मैं घर जब पहुंचा तो हमारे भाई साहब, मौसेरे भाई साहब जो थे मेरे, वो अम्मी के पास बैठे हुए थे। तो पहुंचते ही उन्होंने पूछा और जहर मिल गया? हमने कहा पता चल गया, एकदम हमारा ये हो गया। फिर वो हंसी मजाक हो गई, बात हो गई, आ गई। उनके जाने के बाद मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि बेटा दो बातें हैं। एक तो खुदकुशी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, तो इस गुनाह से खुद को बचाओ। दूसरी चीज़ कि खुदा जो कुछ बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, और वो कुछ और सोचे रहता है जो हम नहीं समझ पाते। तो तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा सोचा हुआ होगा। वाह, कितनी अच्छी बात कही आपकी। तो उनके ऊपर अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम्हारा तो ईमान ही गलत है। तो उन पे यकीन रखो, और तुमको बहादुर बना के भेजा है, तुमको दिमागी तौर पे जो है इतना कुव्वत दी है। जिस्मानी कुव्वत की ज़रूरत तो मवालियों को, गुंडों को होती है। करेक्ट। शरीफों को तो दिमागी कुव्वत चाहिए होती है। तो वो बात मेरे दिल में घर कर गई। जो आपकी पहली टीचर रही है वो आपकी अम्मी ही रही है, अगर हम कहेंगे तो गलत सारे बच्चों की माँ ही पहली टीचर। लेकिन आपके अंदर हौसला भी आपकी अम्मी ने ही जगाया, मैंने एतमादी उन्होंने ही जगाई। बिल्कुल। उसके बाद आप निकल पड़े, जैसे आपने पहले ही कहा कि नसीरुद्दीन साहब का इंटरव्यू आपने पढ़ा, वो इतने अच्छे एक्टर, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। तो आप भी पढ़ाई में अव्वल नहीं थे। अव्वल नहीं, सिफर थे हम। हम जीरो तो नहीं कहेंगे कि हमारे लिए तो आप यहाँ है, यहाँ नहीं, एजुकेशन में तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। मैं जो हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है साइंस में। हाँ, लेकिन आज जो है आप कुछ भी पूछें, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता।
तो मैं पढ़ा लिखा जाहिल हूँ। अरे क्या कह रहे हैं आप? हमारे लिए आपका रुतबा बहुत ही आला है। शुक्रिया, और हम बहुत अपनी बहुत पलकों शुक्रिया। पे आपको बिठा रहे हैं, आपकी ऑडियंस ने आपको अपनी पलकों पे बिठाया हुआ है, और क्या चाहिए। इसीलिए धड़ धड़ गिरता रहता हूँ, पलकों पे कितनी जगह होती है। जब मुंबई आने का आपने सोचा, मैंने ये सुना है आपको किसी दोस्त ने 150 रुपया दिया था, क्योंकि दोस्ती आपकी वो जिंदगी में सुबोध अहम रही। जो है, वो सुबोध कुमार हाँ, बलदियार उसका नाम है। और बॉम्बे आने के बाद से मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं आज तक उससे नहीं मिल पाया हूँ। और वो भी ऐसा बदमाश है कि वो भी नहीं मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है। बट मैं सारी ज़िंदगी उसका एहसानमंद रहूँगा। घर में मिस्सी कहे जाते थे, बाहर दोस्त लोग मिस्सू कहते थे, और उसको बहुत शौक था कि मिस्सू जो है, मेरा मिस्सू जो है वो फिल्म में जाए। महमूद साहब का दौर था वो उस वक्त, तो उसको लगता था कि मेरा मिस्सू जो है वो महमूद से कम नहीं है। तो ये उसका प्यार था, उसका इमोशन था। और मैं चूँकि ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोई अच्छा नंबर नहीं लाया, कोई ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे ये था कि मैं अब करूँगा क्या। नौकरी तो मैं करने से रहा, और नौकरी मिलेगी भी तो कौन सी, कर कलर की खा डबल रोटी खुशी से फूल जा। तो कलर की भी नहीं करनी थी। इज्जत भी चाहिए, हाँ। शोहरत भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। अशोक नारायण हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें आमंत्रित कर दिया बॉम्बे। तो वो अर्जुन हिंग और रानी के यहाँ हाँ, वो हाँ, असिस्टेंट थे। तो उनका भी अपना एक सच्चा प्रेम जो होता है कला के और कलाकार कला के के लिए प्रति, हाँ। उनके दिल में था। तो उन्होंने बुला लिया हमें। तो सुबोध ने हमें 150 रुपया दिया। जैसे ही सुना, वो 150 रुपये से हमें स्टेशन गए। हाँ, अब स्टेशन पे जब आप पहुंचे, किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। हाँ, ट्रेन के सफर से आप आ गए यहाँ, तो कई सारे अरमान मचल रहे होंगे। वहाँ अशोक जी आपके दोस्त रिसीव करने आ गए, तो फिर उसके बाद ये बोला आपको लेटर नहीं मिला मेरा क्या? मुझे जॉब से ही निकाल दिया गया, आप रहोगे कहाँ? फिल्म में होता ये सीन तो बैकग्राउंड से म्यूजिक आती, डन डन टन 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 टन। तो ये हो गया। ये शौक तो लगा था मुझे, लेकिन वो इतने प्यारे इंसान हैं, उन्होंने हमको जो है वो मेरे लिए एक ट्यूशन पहले से तय करके रखा। तो उससे कुछ इनकम की का रास्ता था। लेकिन ट्यूशन भी 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने। और फिर अचानक एक साहब मिले, उन्होंने कहा नाटक में काम करोगे। उनके नाटक में काम किया जो बहुत ही वाहियात था। हाँ। और लेकिन उसको देखने के को जो लोग आए वो बड़े इम्प्रेसिव हुए, क्योंकि मेरी हाइट के लोग एक्टर उनको दिखे ही नहीं है कभी। तो मैं अगर 80% भी करता था तो लोगों को 100% लगता था। तो मुझे हाथों हाथ लिया लोगों ने, मतलब एक्सेप्ट किया आपको? एक्सेप्ट मुझे बहुत थिएटर में शुरुआत में। तो थिएटर से थिएटर, थिएटर से थिएटर, थिएटर से थिएटर, फिर पृथ्वी पहुंच गए हम। हाँ जी। पृथ्वी से फिर, और पृथ्वी तो एक फैशन था हमारे ज़माने में लोगों का, पृथ्वी में थिएटर प्ले देखने जा रहे हैं। तो वो एक स्टेटस सिंबल था पृथ्वी में प्ले देखना। तो वहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आया करते थे, डायरेक्टर्स आया करते थे। तो वहाँ उन्होंने हमको देखा, नोटिस किया। रामानंद सागर जी से उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया रोमांस में जी। फिर अनिल शर्मा बहुत अनिल प्यार शर्मा करता है जी। हमको, तो उसने अपनी फिल्मों में लिया। ऐसे सिलसिला आगे बढ़ता गया। लीलापत जी, लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। अरे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। अच्छा, ले उसके बाद कि नहीं? ले लीजिए, ले लीजिए। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चाहिए था प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया में ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज दिल ने फिर याद किया में जो अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, जावियों पर रोशनी डाल रहे हैं, वो है इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन नाम, बहुत ही बेहतरीन अदाकार नन अदर देन लीलापत फारूकी। ब्रेक के पार हम हाजिर हो रहे हैं, कुछ और बातें करते हैं। थिएटर में आप बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा, और बहुत तरह के रोल किए मैंने। आपके नाम से टिकटें बिका करती थी। हाँ। और
पहले पूछने आया करते थे काउंटर पे दिलप्रीत जी है कि नहीं, नहीं है, चले जाने दीजिए, आते हैं वहाँ कैफेटेरिया में चाय पीने लग गए। देखिए आपका इतना अच्छा रुतबा रहा थिएटर में रहने के बावजूद भी, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, देखिए हर एक एक्टर को बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग हिम्मत जुटा पाते हैं, कुछ लोग हिम्मत नहीं करते हैं और बुरा बिस्तरा बांध के चले जाते हैं। आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन आपने अपनी हिम्मत और हौसले को नहीं डगमगाया। सबसे बड़ी बात है, आप फुटपाथ पे सोए हैं, बस स्टॉप पे आप सोए हैं, आपने एक ही कपड़ा एक हफ्ता पहना है। तुम्हारा कोई जासूस ब्यूरो है क्या? नहीं, जासूस ब्यूरो नहीं सारा है। पता मेरा चला सवाल क्या? तो सुनिए, म्युनिसिपल बाथरूम है, वहां जाके आप उसको धोते थे और घिलाई पहनते थे और रास्ते में चलते चलते सूख जाता था। आपका जज्बा इतना मजबूत कैसे था, इरादा ऐसा मजबूत कैसे था? 15 दिन तक आप भूखे रहे हैं, किसने आपके अंदर इतना जज्बा पैदा किया? क्या वो आपकी ईमानदारी थी आपके हुनर के प्रति, या ये था कि भाई मुंबई में तो अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, यहाँ अपना नाम कमाना है, वापस नहीं जाना है? कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको इतना मजबूत रखा? क्योंकि आपकी जगह कोई और होता जो लोगों के ताने भी सुनता, फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर्स उन्हें धुतकार रहे हैं, जबकि बहुत ही अच्छे मायनाज एक्टर, थिएटर लोगों ने आपको स्वीकारा, लेकिन फिल्म में बहुत सारे लोगों ने आपको अस्वीकारा। बिल्कुल। So, किस बात ने आपको मजबूत बनाया? क्या ख्याल आते थे उस दौरान? आजकल चूंकि मैं अध्यात्म की तरफ मेरा रुझान जो है वो ज़्यादा है, तो मुझे हर चीज़ जो है वो खुदा की मर्ज़ी लगती है। अच्छा। और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये ईश्वर ही है, खुदा ही है जो तय किए रहता है सबकी डेस्टिनी। आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे कभी अंधेरा दिखता ही नहीं था। फिर प्लानिंग शुरू हो गई। फिर हो गया कि अरे यार ये फिल्म हो गई कंप्लीट, इसके बाद दूसरा क्या? कुछ काम नहीं मिल रहा है, अब क्या होगा? क्योंकि पैसे की आदत हो जाती है, आपको कुछ आराम की आदत हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है तो कि इंसान जितना ही दुनियावी चीजों की तरफ रागिब और गामजन होता चला जाता है, वो उतना ही बेसब्र हो जाता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। इतना ही निराश हो जाता है। मेरे में जितना है उसी में खुश रहो तो हमेशा खुशी रहो। मेरा यही है, मुझे कभी भी बचपन से लेके आज तक मेरा शौक़ ये कभी नहीं रहा कि मैं 10 गाड़ियाँ ख़रीद लूँ और 5 मकान बना लूँ और 75 नौकर रख लूँ। मुझे कभी ऐसा शौक़ नहीं रहा। मैं आज भी एक घर से खुश हूँ, एक गाड़ी से खुश हूँ। मेरी दौलत, मेरी एनर्जी तो तुम लोगों का प्यार है। करेक्ट। और इससे बड़ा कुछ नहीं है, प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं। सुख, इससे बड़ा सुख कोई नहीं, और घृणा से, नफरत से बुरी कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल सही बोला। चलिए, आपकी बातों से मुझे पता चला कि आपको कोई चीज़ निराश नहीं करती थी, आप बस आगे बढ़ते गए। आपको लग रहा था कि कुछ रूहानी कनेक्शन जो है मेरा वो जुड़ा हुआ बहुत सारे लोगों के साथ, और मुझे अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। जैसे आप कह रहे हैं कि कभी टूटे नहीं आप, कभी टूटे नहीं, आपकी हिम्मत हमेशा मजबूत रही क्योंकि आपके विचार मजबूत थे। कुछ लोगों ने दिल भी तोड़ा, ऐसा है। लोगों ने यहाँ आने के बाद दिल तोड़ा। फिल्म मेकर्स की बात आप कर रहे हैं, कुछ लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी स्क्रिप्ट चोरी कर ली, उन लोगों की वजह से ज्यादा बेजार हो गए, या अपने दोस्त लोग जिन्होंने यहाँ दगा दिया दोस्त समझ के? यहाँ क्या हुआ, एक किस्सा सुनाता हूँ कि हमारा प्ले जब पहला प्ले हुआ था उसको देखने कुछ लोग आए थे। नाम अभी तो स्वर्गवासी हो गए हैं इसलिए नाम नहीं लूँगा, और बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी। आए हमारे पास कि लिली भाई ऐसा है कि हम लोग एक प्ले करना चाह रहे हैं, और उस प्ले को में आप ही मेन रोल रहिए और आप ही डायरेक्ट कीजिए और सब आप ही कीजिए, डायरेक्शन में नाम हम लोग अपना देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूँगा, करेंगे। प्ले किया, हिट हो गया बहुत ज़्यादा। प्ले का नाम क्या था? संजोग। हाँ, करेक्ट। तो उसके बाद जो है वो, अच्छा उस वक्त हमारे पास खाने को होता नहीं था, तो ये लोग रिहर्सल में जब जाता था तो ये लोग खाना खिला देते थे,
और एक दोस्त की वाइफ जो है वो तो बहुत मानती थी। हमारी ज़िंदगी में भाभियाँ हमें बहुत प्यार करती रही हैं। तो वो भाभी हमें बहुत प्यार करती थी, वो ज़बरदस्ती कि लिली को खिला दो, लिली को खिला दो, ऐसा चलता था। तो दूसरा जब प्ले शुरू किया उन्होंने तो वो खुद ही डायरेक्ट करने लगे। ओह, तो मैं तो दोस्त था, मैं जाता था रिहर्सल देखने, तो गलत करते थे तो मैं टोक देता था। अब जब टोक देता था उनको अपने आर्टिस्टों के बीच में इंसल्ट फील होता था। तो एक दिन उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी। ओह, कहते तुम जानते क्या हो, तुम चुपचाप से बैठो उधर। सबके सामने? सबके सामने। थिएटर में? नहीं, रिहर्सल रूम में। रिहर्सल के दौरान? बड़ा धक्का पहुंचा। ओह, घर आए, उस वक्त रेलवे क्वार्टर में रहता था मैं, नींद नहीं आई ओह, कि यार ऐसे हमको कहा, जिसके लिए हमने ये किया वो हमको ऐसा कह रहा है, जिसको हमने इस मुकाम पे पहुंचा दिया वो हमें सबके सामने जलील ऐसा कर कह रहा है। तो हमने रातों रात 2 नज़म लिख डाली। वाह वाह वाह, अब पहली शायर बन लिखी, गए। पहली लिखी, वक्त के मारे का अब क्या हाल बतलाए कोई, दुश्मनों की दोस्ती मिलती है ऐसे दौर में, फेंक करके जाल पैसों का फंसा लेते हैं सब, वो तड़पता घुटता रहता है इस माहौल में, दिल की ना जज्बात की कीमत कोई इसकी यहाँ, ओढ़ कर जीता ज़लालत का बस यह एक खोल है, इसकी हर बातें कमीनी, इसकी हर आदत रजील, ऐसे इंसान का भला इस दौर में क्या मोल है। वाह वाह वाह, आप तो बहुत ही बेहतरीन शायर हैं। आपके दिल को चोट लगी, अब तो ये बात स्पष्ट हो गई, जब आपके दिल को चोट पहुंचती है तब आप कुछ न कुछ कारनामा अंजाम देते हैं, ऐसे ही तो शायर वजूद में आते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। हमारे एक और लेकिन किस्सा ये नज्म आपने उन्हें सुनाई फिर कि नहीं? मैंने वो भेजनी थी? मेरे में ये बड़ी बुरी आदत है, मैं जो लिखता हूँ सबको सुनाता रहता हूँ। तो उसी उन तक में बात पहुंच गई होगी। हाँ, उसी में। तो उन्होंने फिर कभी सॉरी वॉरी कहा या? नहीं, इतना अपनापन था अच्छा। कि उनको भी वो हंसी में ले लिया। ए बुरा मान गया तू, हैं? ऐसे ले लिया। हम गए दिलीप साहब के पास, वो कुछ काम था, वो बाइट लेना था उनका, तो शत्रु भैया के लिए। तो बहुत तारीफ़ की उन्होंने शत्रु भैया की, पर्सनैलिटी की, उनके अंदाज की, वगैरह वगैरह। बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया कि बिहार के लोग तो बड़े लहीम शहीम और कद्दावर और तंदुरुस्त और सेहतमंद और खूबसूरत खूबसूरत होते हैं, आप ऐसे कैसे रह गए। मैंने कहा शेर में जवाब दूंगा आपको। बोले बोलो। है मालूम फिर भी बवाल उठ रहा है, मैं छोटा हूं क्यों ये सवाल उठ रहा है। बहुत अच्छा जवाब। बताता है लिली, सुनो इसका रीजन, कि उसके यहाँ भी है एक आर के लक्ष्मण। वहां भी एक कार्टून बनाने वाला भाई, उसी ने बनाया है। बहुत मतलब वो तो खैर बहुत ही अजीम शख्सियत थे। उनका उद्देश्य या उनका ये नहीं था, वो मजाक मजाक में बोल गए थे, लेकिन मेरा शेर सुनने के बाद वो बहुत खुश हुए, बहुत खुशी है, बहुत पीठ ठोकी। और मतलब अरे वो तो मतलब और बहुत प्यार करते थे। उन्हें खुद भी बहुत लगाव था उर्दू जुबान से, उन्हें अदब से लगाव था, उन्हें शायरी से बेहद लगाव था। बड़े अच्छे इंसान थे वो। इन लोगों से आपका वास्ता रहा और हमेशा आपकी रहनुमाई ही हुई है, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट भी हुई है, हौसला अफजाई ही हुई है। लेकिन हाँ, कुछ गिने चुने लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने आपको माना नहीं, आपके रुतबे को समझा नहीं, आपकी पहचान को नहीं समझा। एक और सुना दूं वहीं का। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। एक एक्टर थे, उस वक्त मेरे कमर में पेजर हुआ करता था, तो उन्होंने देखा तो बोले लिली तेरे पेजर का नंबर भी तुझसे लंबा होगा ना। हमने कहा हुजूर मुझसे लंबी तो लोगों की जुबान भी है। ये क्या बात है, बहुत खूब। बेबाक थे ना, इसी वजह से आपको तकलीफ नहीं पहुंची, और कुछ लोग दिल में ही रखते हैं तो उनको तकलीफ पहुंचती है। आप बिल्कुल बेबाक थे और आपने तकलीफ को भी यूटिलाइज किया अच्छे काम में। देखिए, किसी की थोड़ी सी तकलीफ आपको शायर बना गई, जबकि राइटिंग का कीड़ा तो था। देखिए, देख भाई देखिए, अब बात करें 83 की बात है। हाँ।
आनंद महेंद्रू को गुलजार भाई ने बोला कि मेरा एक प्ले था, एक था गधा उर्फ अलादा था, हाँ, जिसके काफी सारे शोज हुए थे। यात्री का ओम यात्री कटारिया का हाँ जी, ग्रुप हाँ था। जी, हाँ जी। और मैं ओम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ओम ने ही मुझे ऐसे ऐसे रोल दिए जो कोई देने की सोच नहीं सकता है। उसको मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था। तो मुझे एक्चुअली आज मैं जहाँ हूँ उसमें उसका हिस्सा बहुत है, क्योंकि अगर वो वैसे रोल न देता, लोग न देखते, तो मैं शायद इस मकाम पे नहीं पहुँच पाता। तो वो एक था गधा में जुग्गन धोबी का रोल था मेरा। तो गुलजार भाई देखने आए थे, उन्होंने आनंद को बोला कि जा और लिली को देख। अब आनंद महेंद्रू प्ले देखते रहे, क्या उसमें कोई लिली है ही नहीं, उनको लगा किसी लड़की का नाम दिया। जाके उन्होंने भाई से बोला कि कहाँ थी लिली? कहते रहे भाई जुग्गन धोबी जो था वही तो है लिली। तो ओ अच्छा, तो मिलने आए हमसे एक दूसरे प्ले में। उसके बाद वो एक कॉरपोरेट फिल्म बना रहे थे GIC की, तो उसमें उन्होंने रोल दिया और उसके बाद वहाँ से दोस्ती शुरू हुई। हाँ। तो जब एक दिन घर पहुँचा मैं, तो बड़े उदास से बैठे थे दोनों। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले यार दूरदर्शन से आइडिया पास हो गया है, राइटर नहीं मिल रहा है मुझे। तो तू तो लिखता है ना? हम कहा लिखता उखता नहीं हूँ, बताओ आइडिया बताओ। आइडिया बताया उन्होंने, तो मैंने कहा दे पेपर पेन दे। वो लिया, मैं बेडरूम में गया, आधे घंटे में मैं स्क्रिप्ट लेकर के बाहर आया। तब तक दिमाग बहुत तेज चलता था। तब नहीं चलता, अभी भी बहुत तेज चलता है आपका। तो पहली लाइन सुनते ही वो पागल हो गया, और जो उसने पकड़ा मुझे, तो छोड़ा नहीं। देख भाई देख के बाद भी कितनी चीजें लिखवा के रखी हुई हैं हमने। देखिए आपके हुनर को लोगों ने पहचाना। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं, कुछ बुरे लोग मिलते हैं। खैर हम बुरे तो नहीं कहेंगे, नहीं। उनका नजरिया वैसा रहता है, हम किसी बुरों को बुरे नहीं कह बेवकूफ सकते। कहते हैं। नादान थे जो आपकी बदकिस्मत थे। असलियत, हाँ आपकी असलियत से वाकिफ नहीं थे। आपके अंदर कितनी सलाहियतें उसको पहचान नहीं पाए। अलावा इसके देखिए एक बहुत ही बड़े दिग्गज अभिनेता, हम अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, उनसे भी आपने एक दिन बेबाक होके कहा ही था। वो बात आप अपनी ज़बानी कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब 2 फिल्में आपको उनके साथ मिलनी थी, फिल्में बनते बनते ही रह गई। उसके बाद बंटी और बबली में आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला सालों बाद। तो आपने वहाँ उन्हें कह ही डाली थी वो बात, और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और कह के गूंज उठे। वो क्या था कि सुभाष घई हीरो के बाद एक फिल्म बना रहे थे शेर बहादुर। हाँ। तो सुभाष जी ने हमें देखा था फिल्म में, ये स्टेज पे, तो बड़े प्रभावित हुए थे। 6 महीने के बाद उनका यहाँ से फ़ोन आया। मैं उस वक्त नटराज में रहता था, आत्मा जी ने एक रूम दिया हुआ था। तो वहाँ फ़ोन आया कि लिली क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा ताश खेल रहा हूँ। कहते अभी ऑफिस आ सकते हो? तो आ जाऊँगा जी। अब पैसा नहीं है कि अंधेरी ईस्ट से नटराज से मैं वहाँ बांद्रा जाऊँ उनके ऑफिस। तो हमारे एक मित्र बैठे थे, उनके पास गाड़ी थी, बोले कि चलो मैं लेके चलता हूँ। वो लेके गए, वहाँ बैठे, बात हुई। तो उसका कुछ फिल्में हम कर भी रहे थे, और ज़्यादातर फिल्मों साइन करके रखा हुआ था, वो शुरू होना बाकी थी। तो सुभाष जी ने पूछा कि सुभाष बहुत सारी फिल्में कर रहे हो? हमने नहीं चला, ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको सारी फिल्में छोड़नी होंगी। हमको आई। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि मैं जिसकी शूटिंग कर चुका हूँ, जैसे सागर कर चुका हूँ, मैं अमीर आदमी गरीब आदमी कर चुका हूँ, चिंगारियाँ कर रहा था, ऐलान जंग कर रहा था, बहुत सारी फिल्में कर रहा था मैं। तो उनसे मैंने साफ तौर से कह दिया कि देखिए जिनकी कर चुका हूँ उनको तो मैं, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको ना कहूँ, और जिनकी नहीं हुई है शुरू, उनसे मैं जाके आशीर्वाद ले लूँगा कि इतना बड़ा रोल मिल रहा है, इतने बड़े बैनर में सुभाष घई, मेरे फेवरेट भी हैं सुभाष घई एज ए डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा।
फिल्म बना रहा हूँ मैं शेर बहादुर, उसमें हीरो अमिताभ बच्चन हैं और मेन विलेन जो हैं वो लिलीपुट हैं। डंडा 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 डंडा, हमको ये क्या कमाल हो गया भाई, कैसे तकदीर बदलती है। घंटियां बजने लगी आपके, शहनाइयाँ बजने लगी। हो गया, आ गए हम उसके लेकिन बाद। आपको झटका लगा था। हाँ, झटका लगा था बाद में जब हाँ, वो अमित जी बीमार पड़ गए, वो हाँ। फिल्म नहीं बन पाई। उसके उस वजह बाद से बाकी फिल्में आपको छोड़नी पड़ी। हाँ, फिर और हाँ, तो मैंने जब उन्होंने कहा ऐसा, तो मैंने बाकी जा कर के फिल्में लोगों से पैर उर छू करके माफ़ी मांग ली। वो लोग भी बहुत खुश हुए कि लिली का ऐसा हो रहा है तो भाई अच्छा है। तो लोग तो बहुत अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो वो लोग भी खुश थे, खुशी खुशी छोड़ा उन लोगों ने। लेकिन फिल्म बनी नहीं, तो वो फिल्में भी हाथ से गईं और ये भी नहीं हुआ। फिर एक फिल्म शुरू हुई आलीशान, हाँ। उसमें अमित जी और मैं पैरेलल रोल। और जब पहले दिन हम शूटिंग पे गए तो अमित जी ने बड़ा प्यार दिखाया, बड़ापन, अपनापन दिखाया उन्होंने। उसके बाद 8-10 दिन की शूटिंग हुई होगी, फिर मालूम हुआ कि पैकअप हो गया। फिर एक फिल्म की बात हो रही थी, कहते चलो भाई 3-4 फिल्में हमारी अमित जी के साथ शुरू होने से पहले ख़त्म हो गए। तो मैंने फिर बोल दिया कि अमित जी डोंट ट्राई टू एक्ट विथ मी। तो ये मैंने शाद को सुनाया कि शाद देखो यार, मेरी कुंडली मिलती नहीं है, तुम हमको फिल्म में मत लो, बनेगी नहीं। तो बोला मैं ये सब नहीं मानता, आप चुपचाप से कीजिए। हाँ, बंटी और बबली में आप उनके साथ रहे। हाँ, और फिर वहाँ पे तो फिर शाद ने कहा, हाँ, शाद ने कहा कि अमित जी से कि इन्होंने आपके लिए कुछ कहा है, आप सुनिए, तो सुनाइए। तो हमने कहा डोंट ट्राई टू एक्ट विथ मी। बहुत जोर से, बहुत जोर। लिलीपुट जी, ब्रेक लेना है हमें। मैं चाहती हूँ कि जब तक लोग ब्रेक ले लेंगे तब तक आप अपनी शायरी से मुझे महसूस तो कराइए। दीजिए, सुनिए। हाँ। एक सवाल है जो बरसों से पूछा जा रहा है। हाँ। मुर्गी पहले आई कि अंडा? उस पे मेरा जवाब है कि न पहले आई मुर्गी न पहले आया अंडा, आदम की तरह जन्नत से आया होगा मुर्गा। सुभान उसकी कुदरत, सुभान उसकी मर्जी, पहलू से मुर्ग के ही निकली होगी मुर्गी। वाह वाह, फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब सोचते रहेंगे लोग, आप सोचते रहिए कि ये कंफ्यूजन को दुरुस्त कैसे करेंगे, इसका हल कैसे तलाशेंगे। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दिल ने फिर याद किया में हमारी आज शख्सियत जो जुड़ी हुई है अपनी ज़िंदगी के अलग अलग जावियों पर, पहलुओं पर बातें कर रही है, वो है इंडस्ट्री का जाना माना नाम, मशहूर मारूफ अदाकार लिलीपुट जी। बीच में आपने सागर फिल्म का नाम लिया क्योंकि कमल हसन साहब ने ही आपको नोटिस किया था और उन्होंने ही आपको रिकमेंड किया था दरअसल उस फिल्म के लिए। देखिए, कमल हसन साहब ने भी अपनी लाइफ में डॉफ का किरदार निभाया, लेकिन और भी हमारी इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये जोखिम उठाया डॉफ का किरदार स्क्रीन पर निभाने का, अंजाम देने का, जिनमें अनुपम खेर साहब उन्होंने भी किया। लेकिन आपको बड़ी बुरी लगी थी बात जब शाहरुख खान जैसे अजीम अदाकार जो है उन्होंने जीरो में डॉफ का किरदार निभाया। वाकई में आपको लगता है कि जीरो जो नाकामयाब साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर, उसका असल कारण ये था कि शाहरुख खान ने गलती की, खुद को एक बोने के किरदार में उन्होंने पेश किया? देखिए, दो बातें होती हैं। ड्वार्फ सिर्फ देखने में छोटा होता है, हाथ वो वैसे भी हिलाता है, खाता वो वैसे भी है जैसे आप खाते हैं, सोचता भी वैसे ही है जैसे आप सोचते हैं, चलता भी वैसे ही है जैसे आप चलते हैं, हंसता भी वैसे ही है जैसे आप हंसते हैं, रोता भी वैसे ही है जैसे आप रोते हैं। अलग है क्या सिवाय विजुअल के? तो आप क्या करेंगे एक्टिंग? आप लंगड़े नहीं हैं और लंगड़े की एक्टिंग आप कर सकते हैं। आप अंधे नहीं हैं लेकिन अंधे की एक्टिंग कर सकते हैं। आप ड्वार्फ में क्या कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा आपको? Expressions only, you have to play with your expressions. वो एक्सप्रेशन कब आएगा? जब तक आप ड्वार्फ के
अंदर की, भावनाएं, जज्बात अंदर के जो भूकंप हैं वो महसूस नहीं करेंगे। वो जब तक नहीं महसूस करेंगे आप। प्रॉब्लम ये है कि हम जानते हैं कि शाहरुख खूबसूरत सा लड़का है, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर है, हम जानते हैं कि ये बौने नहीं हैं, तो हम उनको कैसे एक्सेप्ट करें हाँ, करेक्ट। जब तक कि कैरेक्टर में कुछ ना हो। देखिए, आप मिर्जापुर में आपके कैरेक्टर को कितना सराहा जा बहुत रहा ज्यादा, है। बहुत आपने ज्यादा। ऐसा Youngsters। होने के बाद भी इतना बेहतरीन किरदार आपने निभाया है कि आपसे लोग प्यार कर रहे हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं आपको ये किरदार अपने दिल के करीब लगता है। आप महसूस पहली करते बार, हो कि आपको पहली उस तरह का बार, किरदार मिला। पहली बार मेरे मन की एक्टिंग करने का सिनेमा में मौका मिला है। हाँ। इसका क्रेडिट मैं दोनों को दूंगा, राइटर और डायरेक्टर, मिर्ज़ापुर के राइटर डायरेक्टर दोनों को। स्टेज पे मैं विलेन भी कर चुका हूँ और सक्सेसफुल रहा हूँ। सिनेमा में बासु चटर्जी के एक असिस्टेंट थे, जब मैं नया नया पहुंचा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि लिली, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुमको ना हीरो का भाई बनाया जा सकता है, ना हीरोइन का भाई बनाया जा सकता है, ना ये बनाया जा सकता है, ना वो बनाया जा सकता है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि एक बात बताइए, मैं तो किसी का भाई हूँ, मैं भी तो किसी का बेटा हूँ, अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो मेरा तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ। नहीं, और वो सिनेमा का की रीच अलग है, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस अलग है। हमने कहा इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये ऑडियंस पे आप छोड़ दो ना, उन्हें क्या पसंद है। हाँ, तो हिम्मत यहाँ नहीं करते हैं लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को देखकर एहसास तो नहीं होता कि आप खुद राइटर भी है, अपनी एक फिल्म लिखी जाए, इसमें डायरेक्ट भी किया जाए। लिखी है, मैंने 2 सब्जेक्ट लिखे हैं। हाँ। एक सब्जेक्ट लिखा है मैंने जो सिर्फ ड्वार्फ की साइकोलॉजी पे है, कि वो किस ट्रॉमा से गुजरता है और उसका इफेक्ट उसके ब्रेन में, उसकी सोच पे क्या होता है। और एक लिखा है ड्वार्फ जल्लाद। हाँ। जो ड्वार्फ है वो जल्लाद भी बन सकता है। जल्लाद मजबूरी में बना है, लेकिन जल्लाद की उस ड्वार्फ की सोच जो है वो लंबे लोगों से कहीं अच्छी सोच है। वाह वाह, क्या बात है। तो 2 सब्जेक्ट हमने लिखे हुए हैं और खुद डायरेक्ट करने की सोचा हुआ है। आपको महसूस हो रहा है कि आपके दौर में, जैसे आपने 70s से शुरू किया, उसके बाद 80s तक आपका बोलबाला था, उसके बाद आपने और भी बहुत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो दौर और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब कंटेंट पे ज़्यादा लेखक जोर दिया करते थे, आज चलो ठीक है, कहीं ना कहीं कंटेंट मिलता है, जैसे आप अब कुछ अच्छा काम मिल रहा है, आपको कर रहा है, लेकिन महसूस होता है कि कमी है। कंफ्यूजन किसी है। चीज में कंफ्यूजन है। किस चीज को लेकर कंफ्यूजन? क्या कमर्शियलाइज ज्यादा हो गया है? क्या लोग पैसा कमाने में ज्यादा लग गए हैं? क्या रेस में लग गए हैं? रफ्तार पकड़ी है, ठहराव नहीं है? क्या महसूस करते हैं आप? 2 बातें हैं। एक तो हमारे लोग जो हैं वो प्योर थिंकिंग नहीं रही, मिक्स थिंकिंग है। हॉलीवुड की फिल्मों से हम 2 रिलीजन की शादी, प्यार की कहानी ले रहे हैं और अंग्रेजी फिल्म के कुछ सीन्स उठा के कुछ और सीन उठा करके इसमें डाल दे रहे हैं। तो मतलब अपना कल्चर जो है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल्चर को तो छोड़िए, आप हमारी अपनी कहानी नहीं बना पा रहे हैं। दुनिया में द बेस्ट राइटर अगर रहे हैं तो हिंदुस्तान में रहे हैं। आपकी हरकतें बहुत बहुत ही मजेदार है। सच्ची में जब आप बात करते हैं आपकी हरकतों पे ही प्यार आ जाता है, बाकी तो इंसान के जहन में आता ही नहीं। कहाँ प्यार आया किसी को, अभी तक इंतजार में ही रहा मैं। इंतजार की कश्मकश पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। खैर, इंतजार के पल बहुत मीठे होते हैं और आपने इतना लंबा इंतजार किया और इस लंबे इंतजार में आपने काफ़ी कुछ खोया भी है और बहुत ज़्यादा पाया है। आपने अपना मानसिक संतुलन कभी खोया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत आई होगी कि भाई मुझे तो आज में जीना है, कल की चिंता, कल के फिराक में क्यों रहूँगा मैं, मुझे आगे बढ़ना है। अपनी माँ की बात मेरा बिलीव ही यही है। हाँ। कि डोंट थिंक अबाउट यस्टरडे, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, प्लीज पास्ट और फ्यूचर में मत जियो, प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में जियो। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन
आपने कई फिल्में भी मना की है, क्यों आपने फिल्मों को नकार दिया? क्या आपका जो रोल है उसमें वेरिएशंस नहीं थी या वो मय्यारी नहीं था? किन्हीं बड़े फिल्म मेकर्स के रोल आपने ठुकराए हैं? जहाँ तक मेरी इल्मियत है ठुकराए हैं ज़रूर आपने। किस बुनियाद पे आपने बड़े रोल्स ठुकराए? मैंने वो बफूनरी मुझे करना नहीं था। मैं सर्कस का जोकर बनने तो नहीं आया था। मैं तो एक्टर हूँ, तो एक्टिंग करने आया था। तो बफूनरी के रोल्स ज़्यादा मिला करते थे तो मैं रिफ्यूज़ कर देता था। तो किसी को मुंह पे आपने बात कही है? हमेशा 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 नहीं, मैंने करूँगा। तो अभी आपको महसूस हो रहा है कि मैंने मना क्यों किया, या बस आप खुश हैं? नो नो नहीं, नो, मैंने अच्छा किया जो डिसीजन बिल्कुल लिया। बिल्कुल। अगर ना वो करते तो दद्दा त्यागी नहीं बन पाते। हाँ, ये हुई ना बात। तो देर आए दुरुस्त आए। हाँ, ये तो सरप्राइज है एक्चुअली, और इसे मैं बिल्कुल एक नया ब्रेक मानता हूँ दद्दा त्यागी को। एक साउथ की फिल्म भी आप कर रहे हैं। हाँ, एक तमिल फिल्म कर रहा हूँ, उसका नाम है बीस्ट। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री में लोग आते हैं, स्टार से सुपरस्टार बनते हैं, फिल्म मेकर्स उनका नाम बदलते हैं, उन्हें नया नाम देते हैं, लेकिन आपने अपने आप को एक नया नाम दिया, सीना तान के कहा मैं लिलीपुट हूँ, इसी से जाना जाने लगेगा मुझे, और वैसा ही हुआ। ये हिम्मत आपने की अपने आप का नाम खुद बदलने की इंडस्ट्री में, ये हिम्मत कैसे जहन में की आपने? ये मैं जाते जाते सवाल तो पूछना ही चाहती हूँ। ये इसलिए किया कि हमारा लिलीपुट से थोड़ा इंस्पायर थे? हाँ नहीं, लिलीपुट से इंस्पायर नहीं था मैं। पढ़ा था मैंने ग्लिवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट, लेकिन हमारे नाम के साथ बड़ी ट्रेजेडी होती रही है। तो हमारा इंटर कॉलेज कंपटीशन था, अब 72-73 की बात कर रहा हूँ, तब स्टैंड अप कॉमेडी नहीं शुरू हुई थी, मैं करता था उस वक्त। तो मैंने एक आइटम किया था कि डॉक्टरों की भीड़ लग जाएगी तो डॉक्टर जो है फेरी वाले की तरह आवाज़ लगाएंगे, ये मैंने 72 में किया था। तो उसमें हिंदी पेपर ने मेरा नाम जो है कुमारी बाहा फारूकी छाप दिया, मिस बाह का संधि विच्छेद कर दिया उसने, मिस को कुमारी कर दिया, बाह को रहने। तो वो बड़ा झटका लगा मुझे। हमने कहा इंडस्ट्री में नाम बदलने का चलन है, यूसुफ खान दिलीप कुमार हो जाते हैं, जतिन जो हैं राजेश खन्ना हो जाते हैं, तो हम जो हैं लिलीपुट रखेंगे। तो जब गया रेलवे स्टेशन पे मैं मुंबई के लिए टिकट बुक कराने गया, रिज़र्व कराने गया, तो मैंने वहाँ अपना नाम लिलीपुट लिखवाया 25 नवंबर को। और ये सारा लिलीपुट जो है फेमस ही हुआ है मेरे बाद। जितने लोगों ने गाना तक लिखना शुरू कर दिया, राई के पहाड़ पे 3 फुटा लिलीपुट, उससे पहले कौन जानता था, और मेरे आने से पहले कौन डॉर्फ का रोल करता था। बिल्कुल सही। आपके आने से इंडस्ट्री को एक नया कैरेक्टर मिला, एक बेहतरीन एक्टर मिला, और वो एक्टर जिनका सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है, जिनके हाव भाव ये कहते हैं मैं अपने आप में मुकम्मल हूँ। दिल ने फिर याद किया में आप हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों का भी शुक्रिया। आप और भी अच्छा काम करते रहे और हमारा दिल लुभाते रहिए। ठीक है, फिर बुलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जरूर, अवश्य। हमारे खुसूसी रहेंगे। नहीं, मुझे तो सुनाई पड़ रहा है कि ठीक है, इस बार आ गए हो, दोबारा मत आना भाई। बार आइएगा प्लीज, हमारी इस दिल ने फिर याद किया की जीनत बनिए। बहुत सारी बातें रह गई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बन गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम लिलीपुट साहब के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छी फिल्में देखिएगा और अच्छा संगीत सुनिएगा, क्योंकि अच्छी फिल्में हमें दूसरे आलम में लेके जाती हैं और अच्छा संगीत हमें सुकून फराहम करता है। मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ अगले दिन में फिर याद किया में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा। दिल ने फिर याद किया।